रोज़ हमारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। जिस दिन उनने रुख किया टूरिस्ट को मारने का, एक नहीं आएगा। जब मैं खुद अपने आप को सेफ नहीं समझता हूँ, इतनी मेरी फौज मेरे साथ है। राम राम बेचने के लिए बैठे हुए हैं, उसी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोज़ हमारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अवाम प्यार से हिंदुस्तान के साथ रहे और फौज के और पुलिस के दौर से नहीं रहे, तो उनको करना पड़ेगा। लेने वाले मिल जाएंगे आपको, जिनको ये पैसे दे रहे हैं, जो इनके रहम करम पे हैं, कल वो भी गिर जाएंगे। अगर यहाँ अमन आ गया तो ये पुलिस वाले कैसे मारे गए? मिलिटेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जो उमर साहब के वक्त में नियरली ख़त्म हो गई थी। क्या आज जम्मू कश्मीर लोग हिंदुस्तानी ज़्यादा बन गए हैं? इसका मतलब है कि इलेक्शन को डिले करो और अपनी सरकार चलाते जाओ। जम्मू को कम, कश्मीर को ज़्यादा, आपको क्या लगता है ऐसा इस समय चल रहा है? अरे आज सारा कुछ जम्मू के पास है। बताइए, क्या जम्मू ने तरक्की की? आज जम्मू का इंसान क्यों नहीं रो रहा है? कहाँ थी बीजेपी उस वक्त जब मैंने 96 में इलेक्शन लड़ा? कहाँ थी बाकी पार्टियाँ? डर गए थे, घरों में बैठे हुए थे। वो क्या इनका झंडा उड़ता था? क्या इनके लोग जो आज भाग रहे थे? मेरी असेंबली में 40 लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं करता। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 10 लोग मर गए, वो हर साल याद करते। मैं अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, चाहे मेरे पीछे पुलिस वालों का तांता होता है। तो सोचिए, यहाँ पर आकर टूरिस्ट अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करेगा जब यहाँ पर पुलिस वालों को ही अटैक का शिकार बनाया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने और क्या क्या बातें कही हैं, ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने उनसे 1-to-1 बातचीत करने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर के इस समय के प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर। ज़रा ये वीडियो ध्यान से देखिए। फारूक अब्दुल्ला साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से देखते हैं? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर की? देखिए, जब से 5 अगस्त 2019 में से यहाँ की हालत अबतर है। हम जिस मुकाम पे थे उस वक्त, उससे हम बहुत गिर गए। इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आज हमारी पोजीशन ये है कि हम 22% गिर गए हैं। हमारी तालीम का सेक्टर जो है पूरा बर्बाद हो गया है। हमारा कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, उसमें कहीं भी कोई तरक्की नहीं हुई है। उसके बाद देखिए, ये महंगाई कहाँ पहुँच गई है। गरीब तो मिट ही गया, मगर अब मिडिल क्लास भी कहाँ रहा? उनके पास फिक्स पे है, और उस फिक्स पे में बताइए वो कैसे घर चला सकेगा? आप देखिए, पहले आपके डीजल और पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए कहाँ पहुँच गई। उसके साथ जो भी माल यहाँ आता है उसमें कीमतें कितनी चढ़ गई हैं। आपके खाने का तेल का क्या हाल है, आपकी सब्जियों का क्या हाल है, आपके दालें जो बेचारा गरीब खाता था उसकी हालत क्या है। नौकर बाहर से लाए जा रहे हैं लगाने के लिए, तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? पढ़ी लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी तालीमें पाई हैं। हमारे डॉक्टर बेकार हैं, हमारे डेंटिस्ट बेकार हैं, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बेकार हैं। मुझे बताइए, कौन सी चीज़ में हमने तरक्की की है? ये बताइए। इस समय बीजेपी। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे अमन आ गया। अगर यहाँ अमन आ गया तो ये पुलिस वाले कैसे मारे गए? अगर पुलिस वाले मारे गए तो फिर यहाँ पे सेफ कौन है? मुझे इसका जवाब देगा। फिर इन्हें कहा कि डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन करेंगे। इन्हें कहा 6 मार्च लास्ट डेट है। फिर इन्हें पार्लियामेंट में कल बयान दिया कि सही नहीं साहब, इसमें देयर इज़ नो सच लिमिटेशन। इसका मतलब है कि इलेक्शन को डिले करो और अपनी सरकार चलाते जाओ। अफसरशाही देखिए कहाँ पहुँच गई। यानी कोई टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। डीडीसी के इलेक्शन किए, उसमें कहा गया इनको पावर देंगे। पंचायत के इलेक्शन किए, कहा जैसे इन्होंने इलेक्शन किया। हमारे वक्त भी पंचायत के इलेक्शन हुए, मैंने पंचायत का कानून लाया।
मैंने उसका डंडोरा नहीं पीटा जिस तरह ये पीटते। और क्या रहा उसका रिजल्ट कि आज डीडीसी मेंबर और पंचायत मेंबर लोगों के सामने नहीं जा सकता। वो पूछे तुमने हमारे लिए किया क्या, हमने तुम्हें वोट दिया। कहाँ है उनके वो पावर्स, कहाँ है उनके पास वो फाइनेंशियल पावर्स जिससे वो कोई काम कर सके। कुछ नहीं रहा। मिलिटेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जो उमर साहब के वक्त तक नियरली ख़त्म हो गई थी। क्या आज जम्मू कश्मीर लोग हिंदुस्तानी ज़्यादा बन गए हैं? ये तो यही कहते थे ना कि 370 से यहाँ कोई चीज़ नहीं हुई है, 370 से ये रियासत पीछे रह गई, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? जो 50,000 का वादा था नौकरियों का, वो किधर है? कौन सी चीज़ है जो मुझे ये बताएं कि हमने की? तो ये कहा जा रहा है टनल बना रहे हैं, सारे बाहर से ला रहे हैं जी। यानी ऑर्डिनरी वर्कर बाहर से ला रहे हैं। क्या हमारे गरीब नहीं है? उनके लिए ये हक नहीं है कि वो काम कर सके? रास्तों पे काम हो रहा, कौन कर रहा है? बाहर से। क्या हमारे इंजीनियर नहीं है यहाँ? ठीक है, बड़े बड़े इंजीनियर आप बाहर से लाए, मैं नहीं कहूँगा मत लाइए, जो एक्सपर्ट्स हो बाहर से लाइए, मगर ऑर्डिनरी काम के लिए आप क्यों बाहर से ला रहे हैं? क्या हमारे इनको हक नहीं है? हाँ, बस सिर्फ ये राम राम बेचने के लिए बैठे हुए हैं, उसी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सवालिया निशान ये भी बन रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अभी सभी बोल रहे हैं 370 वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से फार्मर बिल रिपील किया गया है 370 भी आ जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये बात अगर आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अवाम प्यार से हिंदुस्तान के साथ रहे और फ़ौज के और पुलिस के दौर से नहीं रहे, तो इनको करना पड़ेगा। नहीं तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ रोज़ हमारे लोग हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। जाइए देखिए, जाइए कश्मीर में देखिए, और देखिए कौन आपको, हाँ, पैसे लेने वाले मिल जाएंगे आपको, जिनको ये पैसे दे रहे हैं, जो इनके रहम करम पे हैं, कल वो भी गिर जाएंगे। डिलिमिटेशन की बात हुई, अगर बात की जाए इससे पहले की डिलिमिटेशन में सीट्स जम्मू को ज़्यादा मिली थी। क्या आपको लगता है आने वाली जो डिलिमिटेशन होगी देखिए, उसमें मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी 20 तारीख को होने वाली है, हमें भी पता लगेगा कर क्या रहे हैं। नहीं तो यहाँ अफवाहें बहुत हैं, ये होगा वो होगा इधर होगा, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। क्योंकि हमेशा ये रहता है ना कि जम्मू को कम, कश्मीर को ज़्यादा। आपको क्या लगता है ऐसा इस समय चल रहा है? अरे आज सारा कुछ जम्मू के पास है। बताइए, क्या जम्मू ने तरक्की की? आज जम्मू का इंसान क्यों नहीं रो रहा है? ये जो इन्होंने दरबार मुँह किया, क्या बेड़ा गर्क नहीं किया जम्मू का? पूछिए, जाइए रघुनाथ बाज़ार में जाइए, कनक मंडी में जाइए, यहाँ गांधीनगर में जाइए जी, और देखिए कितना वो दुकानदार किस तरह पड़ा हुआ है। महाराजा क्या पागल था? क्यों दरबार मुँह होता था? इसलिए होता था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिलाया जाए, दूरी कम की जाए। जी। सर्दियों में यहाँ आते थे, यहाँ लोगों से मिलते थे, यहाँ काम होते थे। गर्मियों में वहाँ काम होते हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। एक मिलाप था, वो इन्हें एकदम बंद कर दिया। इस बैकग्राउंड को वापस किस तरीके से लाया जा सकता है? मैं समझता हूँ जब हुकूमत आएगी, लोग अच्छी तरह से वोट देंगे, तो इसमें तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। जिस तरह से पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजेंसीज के बल पर जीतती है, पर बीजेपी का आगे से ये कहना था कि भैया एजेंसीज तो पहले भी जीते थे, वो लोग जीते थे। 96 की बात करें, मैंने कभी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे दिखाइए कब मैंने एजेंसी का इस्तेमाल किया। मैं अकेला निकला। कहाँ थी बीजेपी उस वक्त जब मैंने 96 में इलेक्शन लड़ा? कहाँ थी बाकी पार्टियाँ? डर गए थे, घरों में बैठे हुए थे। अकेला मैं चला था, जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवान चलता गया। कहाँ थे वो? क्या इनका झंडा उड़ता था? क्या इनके लोग जो आज भाग रहे थे, वो हमारी देन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी, कुर्बानियाँ दी। 1500 मेरे लीडर, मेरे वर्कर मरे इस झंडे को थामे हुए। वो नहीं इनको दिखता।
तब 2002 के बाद ये निकले, इनके झंडे निकले, इनका प्रोपेगेंडा निकला, वो भूल जाते हैं। मेरी असेंबली में 40 लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं करता। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 10 लोग मर गए, वो हर साल याद करते हैं। वो क्या वो इंसान नहीं थे जो एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए मर गए? वो नहीं थे इंसान? सर आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका, आखिरी सवाल, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि जिस तरह से आपने भी पहले कहा कि हमारे 2 पुलिस वाले कल शहीद हुए, आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसी चीज़ें देखकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म पर बेस्ड है, हमारा इकोनॉमी टूरिज़्म है, लगता है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे? और कैसे आएंगे? नहीं हो सकता कि टूरिस्ट पर अटैक हो? जब मैं खुद अपने आप को सेफ नहीं समझता हूँ, इतनी मेरी फौज मेरे साथ है, तो मुझे बताइए वो टूरिस्ट कैसे बचेगा? जिस दिन उनने रुख किया टूरिस्ट को मारने का, एक नहीं आएगा, एक नहीं। इसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए स्टेटहुड कि लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करें। खुद वज़ीर आज़म ने कहा दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मैंने दूर करना है। 24 जून को कहा, कितनी दिल की दूरी हुई है और कितनी दिल्ली की दूरी हुई है वो आप देख लीजिए। आपने जिस तरह आखिरी में बस आखिरी, थैंक यू। सवालिया निशान एक खड़े नहीं किए हैं आज इस एडमिनिस्ट्रेशन पर, इस सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पिछली बार ये ज़रूर कहा था कि एजेंसीज की वजह से बीजेपी जीत सकती है, पर अपने ऊपर ये बात को सीधे तौर पर नकार दिया है कि उस समय चलाने वाला सिर्फ मैं था, इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी बनाने वाला मैं था, इस सरकार को बनाने वाला मैं था। पार्लियामेंट इलेक्शन, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ आप लगातार बात कर रहे हैं, पर जब जम्मू की असेंबली पर अटैक हुआ आपने कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर की दूरी बड़ी है, कम नहीं हुई है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ऐसे कई सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश की और ये भी कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ राम राम का नाम जपना या राम नाम का बार बार बात करना या उनको बेचना काफ़ी नहीं होगा। इस बार डेवलपमेंट दिखानी होगी जो कश्मीर के लोगों को और स्पेशली जम्मू के लोगों को नज़र नहीं आ रही है। जम्मू के पास इस समय ये भी कहा गया कि जम्मू के पास सब कुछ है, पर जम्मू कितना डेवलप हुआ ज़रा आप ये सोचिए। इवन अब ये भी बात क्लियर करते हुए फारूक अब्दुल्ला नज़र आए हैं कि कश्मीरी अब अपने आप से कहीं दिल्ली से दूरी ना बना लें। जो आपने कहा था कि दिल्ली और कश्मीर की दूरी पास आएगी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है और हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हुए भी नहीं नज़र आ रहे हैं कश्मीर के कुछ युवा। क्या कहना है, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।